हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज से हम वीडियो में दो चीज़ें स्टार्ट करेंगे। एक तो जब हम नोट्स बनाते हैं लिख करके उसको कंटिन्यू करेंगे, ताकि जिनको साथ में नोट्स लिखना पसंद है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। पर कभी कभी हमारा एग्ज़ाम इतने पास में होता है, हम चीज़ें लिख नहीं सकते, हमको चीज़ें आती है बट हमें उसको क्विक रिकैप चाहिए बस। तो उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए हम क्या कर रहे होंगे कि जो भी हमने पढ़ा है, अगर हमने दिन में कोई और टॉपिक पढ़ा है और उसको शाम में उसी का एक छोटा वर्जन होगा जो कि क्विक रिकैप जैसा होगा, ठीक है। तो ये कोशिश रहेगी ताकि आपको एक लॉन्गर वीडियो मिल सके जिसमें आप आराम से नोट्स बना सके, और दूसरा थोड़ा सा शॉर्ट वीडियो मिल सके जिन्होंने पढ़ रखा है ऑलरेडी उनके लिए वो क्विक रिवीजन जैसा हो सके, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करें ना, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक से, क्योंकि ये इस चैप्टर का तो सबसे पहला टॉपिक है, राइट। क्या है? न्यूरॉन। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर और न्यूरॉन का क्लासिफिकेशन, ठीक। इससे स्टार्ट करते हैं। इससे अगर हम स्टार्ट करें तो सबसे पहले हमको समझना है कि नर्व सेल्स क्या होते हैं। तो जो नर्व सेल्स होती है ना, वो नर्व सेल्स दो चीज़ों का बना हुआ होता है, ठीक है। क्या क्या? एक न्यूरॉन और एक ग्लियल सेल्स। तो अगर ये मैं बॉक्स इमेजिन करूँ कि ये एक बॉक्स है काजल दी, इस बॉक्स में एक सेल है जिसको मैंने न्यूरॉन बोला, और इसके आसपास जितने भी छोटे छोटे सेल्स हैं, अदर सेल्स हैं रेदर देन न्यूरॉन्स, उसको हम ग्लियल सेल्स बोलते हैं। ग्लियल सेल्स को हम इन अनदर वर्ड इसको हम सपोर्टिंग सेल्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया काजल दी, नर्व सेल को दो तरह से क्लासीफाई कर दिया, ठीक है। ये दो तरह का क्लासिफिकेशन क्या क्या है? पहला है, इसको मैंने न्यूरॉन बोल दिया, और दूसरे को हमने बोल दिया ग्लियल सेल्स। तो न्यूरॉन क्या है? फंक्शनल यूनिट है जो सारे फंक्शंस कैरी कर रहा है, और ग्लियल सेल्स क्या है? सपोर्टिंग सेल्स है सीएनएस के, ठीक है। अब न्यूरॉन के बारे में डिटेल में पढ़ने से पहले हम समझते हैं कि ग्लियल सेल्स क्या है, ठीक है। क्योंकि छोटा टॉपिक है, आराम से जल्दी कवर हो जाएगा, इट विल नॉट टेक अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, और इसको समझने के बाद हमारे पास पूरा का पूरा चैप्टर ही बचेगा जो कि मूव करेगा अराउंड न्यूरॉन्स, ठीक है। तो ग्लियल सेल्स जो होते हैं इसको हम अलग अलग तरह से क्लासीफाई करते हैं। जो सबसे प्रोमिनेंट क्लासिफिकेशन है वो है साइज के बेसिस पे। तो साइज के बेसिस पे, अब साइज है तो दो तरह का साइज हो सकता है, एक बड़ा और एक छोटा। तो एक सेल साइज है बड़ा और एक है साइज छोटा। जो बड़ा सेल्स होता है, बड़ा मतलब होता है मैक्रो, राइट, और छोटा मतलब माइक्रो। तो ग्लियल में जो बड़े ग्लियल सेल्स हैं उनको मैक्रोग्लिया बोलेंगे, और जो छोटे ग्लियल सेल्स हैं उनको माइक्रोग्लिया बोलेंगे। अब मैक्रोग्लियल के भी फर्दर क्लासिफिकेशंस है जिसमें 5 मेजर नाम से। सबसे पहले है एस्ट्रोसाइट्स, ठीक है। इसको हम स्टार शेप सेल्स बोलते हैं क्योंकि ये स्टार जैसे दिखते हैं, ठीक है। इसके अलावा दूसरे तरह के सेल्स है ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, तीसरे तरह के सेल्स है स्वान सेल, चौथे हैं एपेंडाइमल सेल्स, और पांचवे हैं सैटेलाइट सेल्स। तो ये हमारे 5 क्या है? मैक्रोग्लियल सेल्स विच इज एस्ट्रोसाइट्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, स्वान सेल, एपेंडाइमल सेल्स एंड सैटेलाइट सेल्स, ठीक है। अब सबसे पहले, और दूसरा जो क्लासिफिकेशन है वो है माइक्रोग्लिया। तो माइक्रोग्लिया सिंगल है, इसके बारे में सबसे पहले देख लेते हैं ताकि हम इधर से फ्री हो, फिर हम मैक्रोग्लिया के बारे में अलग से पढ़ेंगे, राइट। तो माइक्रोग्लिया के बारे में अगर हम बात करें तो ये क्या है? ये इम्यून सेल्स है। तो इम्यून सेल्स है मतलब इसका काम क्या होगा काजल दी? इम्यूनिटी, फैगोसाइटोसिस, राइट। तो ये क्या है मेरे पास काजल जी? इम्यून सेल्स है। इनका काम क्या है? इनका काम है फैगोसाइटोसिस, इम्यूनिटी। ये इनके प्रिकर्सर्स कौन से हैं? मोनोसाइट्स और मैक्रोफेजेस। एक मिनट, ओके, ठीक है। तो इनके प्रिकर्सर कौन है? मोनोसाइट्स और मैक्रोफेजेस। नाउ कम टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मैक्रोग्लिया। अब मैक्रोग्लिया में मैंने 5 चीज़ें देखी थी, ठीक है। 5 चीज़ों में क्या क्या था? सबसे पहले था एस्ट्रोसाइट्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, एपेंडाइमल सेल्स, सैटेलाइट सेल्स और स्वान सेल। तो सबसे पहले अगर हम पढ़ते हैं एस्ट्रोसाइट्स के बारे में, तो एस्ट्रोसाइट्स के बारे में मैंने आपको क्या बताया कि दिस आर स्टार शेप्ड सेल्स। कैसा स्ट्रक्चर है इनका? एक स्टार जैसा, कुछ ऐसा, ठीक है। स्टार जैसा स्ट्रक्चर है। अब ये इनका इम्पॉर्टेंट, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल होता है वो है ब्लड ब्रेन बैरियर बनाना। क्यों? क्योंकि इसमें होता है बहुत सारा टाइट जंक्शन। तो ब्लड ब्रेन बैरियर क्या करता है काजल दी? ब्लड ब्रेन बैरियर कोई भी अनवांटेड टॉक्सिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो मेरे ब्रेन तक नहीं पहुंचना चाहिए उसको रोकने का काम करता है, फिल्टर का काम करता है कि जो मेरा ब्लड आ रहा है ब्रेन में वो उसमें कुछ अनवांटेड तो नहीं है, उसमें कुछ ऐसा तो नहीं है कि अगर ये चला गया तो कहीं ना कहीं ये नुकसान करेगा या इट इज़ गोइंग टू बी हार्मफुल। तो ये काम है ब्लड ब्रेन बैरियर का, और ये जो सबसे इंपॉर्टेंट सेल्स करते हैं दैट इज एस्ट्रोसाइट्स, ठीक है।
इसके अलावा ये साइनैप्स बनाते हैं और इनका एक और काम रहता है, दैट इज अमोनिया का डिटॉक्सिफिकेशन। अब दूसरे तरह के सेल्स के बारे में पढ़ते हैं। दूसरे तरह का सेल है ओलिगोडेंड्रोसाइट, ठीक है। अब समझो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स कैसे सेल है। ये एक सेल है, ठीक है, और इसमें ना बहुत सारे ऐसे 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 धागे निकले हुए हैं। ये एक्चुअली धागे नहीं है। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स क्या है, ये सेल जो है ना, ये धागे क्या है मेरे, एक्सॉन्स, ठीक है। तो अगर मेरे ये एक एक्सॉन है तो 1 2 3 4 5 6 कुछ 7-8 एक्सॉन्स है। तो ये 7-8 एक्सॉन्स को, मतलब 7-8 सेल्स को, न्यूरॉन को माइलिनेट करेगा। तो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स क्या करते हैं, माइलिनेशन करते हैं, ठीक है, माइलिन शीथ बनाते हैं अराउंड न्यूरॉन्स, ठीक है। तो ये करवाता क्या है, माइलिनेशन करवाता है एक्सॉन का। अब ओलिगोडेंड्रोसाइट और स्वान सेल का अगर आप फंक्शन देखो तो सेम है। स्वान सेल भी माइलिन शीथ बनाते हैं, मतलब माइलिनेशन करवाते हैं, और ओलिगोडेंड्रोसाइट्स भी माइलिन शीथ बनाते हैं, मतलब माइलिनेशन करवाते हैं। बट डिफरेंस कहाँ आता है, तो जो मेरा ओलिगोडेंड्रोसाइट्स है ना, अब मैंने देखा यहाँ पे ये एक सेल है, पर ये एक सेल एक साथ 7 8 9 10 न्यूरॉन्स को माइलिनेट कर पा रहा है। वाइल व्हेन इट कम्स टू स्वान सेल, वो एक न्यूरॉन को ही माइलिनेट कर पाता है। दूसरा, ओलिगोडेंड्रोसाइट जो है वो सीएनएस में प्रेजेंट न्यूरॉन्स को माइलिनेट करता है, वाइल जो स्वान सेल है वो पीएनएस में प्रेजेंट जो हमारे न्यूरॉन्स हैं उनको माइलिनेट करते हैं। सीएनएस पीएनएस हम न्यूरॉन में अच्छे से देखेंगे, ठीक है। तो स्वान सेल का काम भी क्या है, माइलिनेशन। बढ़िया। ये क्या करता है, ये एक स्वान सेल है तो ये एक ही एक्सॉन को माइलिनेट कर पाएगा, मतलब एक ही न्यूरॉन को माइलिनेट कर पाएगा। ये मेरा एक स्वान सेल है, ठीक। इसका लोकेशन क्या है, पीएनएस। बढ़िया। अब आते हैं हमारे पास न्यूरॉन्स। तो न्यूरॉन्स समझने के लिए हमको समझना है कि न्यूरॉन्स के ना अलग अलग तरह के क्लासिफिकेशन है, मतलब कोई एक तरह नहीं है जो बता सकता है कि यार न्यूरॉन को इस तरह से क्लासिफाई कर दो तो सारे क्लासिफिकेशन आ जाएंगे। न्यूरॉन को समझने के लिए हमने भिन्न भिन्न प्रकार के क्लासिफिकेशन बनाए हैं, उनके स्ट्रक्चर के बेसिस पे, उनके फंक्शन के बेसिस पे, उनके काम करने के फंक्शन के बेसिस पे, उनके कितने पोल्स है इस बेसिस पे, न्यूरॉन कैसा है इस बेसिस पे, न्यूरॉन के पूरे स्ट्रक्चर के बेसिस पे भी हमने क्लासिफिकेशन बनाया है, ठीक है। अब हम समझते हैं कि न्यूरॉन के क्लासिफिकेशन कैसे करे गए हैं और अलग अलग क्लासिफिकेशन अलग अलग क्या हमको समझाना चाह रहे हैं। सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन हम पढ़ते हैं वो है पोल के बेसिस पे, ठीक है। अब पोल के बेसिस पे क्या क्लासिफिकेशन है, कहा जल्दी। तो पोल के बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन है उसको हमने मेजरली 4 तरह से क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। एक तो यूनिपोलर, मतलब पोल कितना है, यूनी मतलब सिंगल। दूसरा बाईपोलर, पोल कितना है, बाई मतलब 2, ठीक है। सूडो यूनिपोलर मतलब झूठा, ठीक। अब झूठा समझेंगे किसका झूठा। फिर मल्टीपोलर मतलब जिसमें 2 से ज़्यादा, ठीक है। बढ़िया। अब ये हो गया हमारे पास अभी तक का छोटा मोटा सा जो बेसिक क्लासिफिकेशन में पढ़ा। अब हम एक एक करके समझते हैं कि है क्या। तो हमने देखा जो न्यूरॉन्स है उसके मेजरली मेरे कितने क्लासिफिकेशन है, कहा जल्दी, 4 क्लासिफिकेशन हमने देखे, राइट। क्या क्या 4 क्लासिफिकेशन देखे, यूनिपोलर, बाईपोलर, सूडो यूनिपोलर एंड मल्टीपोलर। ये 4 मेरे क्लासिफिकेशन थे। अब हम पढ़ते हैं पहले यूनिपोलर के बारे में। तो यूनि का मतलब होता है सिंगल, यस वही जो तुम्हारा रिलेशनशिप स्टेटस है। नहीं काजल दिया, आई एम ऑलरेडी देयर इन रिलेशनशिप, ओके कोई बात नहीं, ठीक है। तो यूनिपोलर का मतलब है सिंगल पोल। बढ़िया। तो इसमें नंबर ऑफ प्रोसेस कितने होंगे, ये सेल बॉडी है मेरा, पोल मतलब क्या हो गया, ये मेरा सेल बॉडी है, ठीक है। अब इससे अगर सिंगल चीज निकल रही है, सिंगल प्रोसेस निकल रहा है, तो दिस इज 1 पोल। ये क्या है, एक पोल। तो यहाँ पे ये लिखा है नंबर ऑफ प्रोसेस जो सेल बॉडी से निकल रहा है वो कितना है, सिंगल, इसलिए मैंने इसको क्या बोला, यूनिपोलर। ये कहाँ प्रेजेंट है, ये मेनली इनवर्टिब्रेट्स में प्रेजेंट होता है। तो ये देखो, ये तुम्हारा सेल बॉडी है पूरा का पूरा, और इससे सिर्फ एक पोल निकला, जिस पोल को हम क्या नाम देते हैं, एक्सॉन, ओके। बढ़िया। अब आता है बाईपोलर। बाई मतलब 2, पोलर मतलब पोल्स, पोल्स मतलब क्या, प्रोसेस, जो डंडे निकले हमने ऊपर बनाए, ठीक। अब नंबर ऑफ प्रोसेस कितने हैं, यहाँ पे 2 है। इसका लोकेशन क्या है, रेटिना, और एक और है ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम। बढ़िया। अब कैसे, ये मेरा है सेल बॉडी, ठीक, ये पूरा मेरा सेल बॉडी है। इससे एक पोल निकला जिसको तो मैंने नाम दे दिया एक्सॉन, क्योंकि एक एक्सॉन तो हर सेल में है। अब दूसरा आता है, ये जो दूसरा पोल निकला इसको मैंने नाम दे दिया डेंड्राइट। ये है मेरा बाइपोलर। अब आते हैं सूडो यूनिपोलर पर। सूडो मतलब झूठ, फॉल्स, ठीक।
यूनी मतलब सिंगल, पोलर मतलब पोल। अब इसका मतलब क्या है कि ये है तो यूनिपोलर, लेकिन इसमें कुछ तो लोचा है, ठीक है, कुछ तो इसने लफड़े करे हैं। क्या लफड़ा करे? देखो ये है सिंगल, बट सिर्फ ये सोसाइटी को फेक करने के लिए ये अपने आप को इन अ रिलेशनशिप बता रहा है, इन अ कमिटेड रिलेशनशिप, बढ़िया सा ग्रुप, मस्त सा वो, तुमने देखे होंगे अपनी लाइफ में ऐसे लोग, राइट। तो ये होता है सूडो यूनिपोलर, कि एक्चुअल में सेल बॉडी से प्रोसेस तो एक ही निकला था, बट ये प्रोसेस एक निकल करके आगे जा करके बाइफरकेट हो गया, और बाइफरकेट होने की वजह से अगर कोई दूर से देखे तो उसे कैसा दिख रहा है? दो। तो इसीलिए इसको सूडो यूनिपोलर बोलते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्रोसेस एक है, बट बाद में जाकर के दो में बाइफरकेट हो गया। इसका एग्जाम्पल है डीआरजी, डॉर्सल रूट गैंग्लियन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। ये सबसे प्यारा एग्जाम्पल है इसका। इसको हमको आगे सीएनएस में जब हम पढ़ेंगे तो इसका रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको लेकर के हमको कुछ भी गलत थॉट नहीं लाना है। अब आते हैं हमारे पास मल्टीपोलर न्यूरॉन, ठीक है। मल्टीपोलर, मल्टी मतलब बहुत सारे, मल्टीपल, राइट। पोलर मतलब पोल, तो मल्टीपल। तो हमने जो पिक्चर देखी है ना 7th 8th 9th से, जब हमने साइंस पढ़ा था कि ये एक सेल बॉडी है, इसके साथ ऐसे छोटे छोटे डेंड्राइट्स लगे हैं, फिर एक बड़ा सा वो आया, तो हम एक्चुअली में मल्टीपोलर पढ़ते हैं, बिकॉज मल्टीपोलर हमारे एज अ ह्यूमन में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो न्यूरॉन है, मोस्ट अबंडेंट जो न्यूरॉन है, वो मल्टीपोलर, ठीक है। तो जितने भी मेरे स्पाइनल और मोटर न्यूरॉन्स हैं, दे आर मल्टीपोलर न्यूरॉन्स। तो ये स्ट्रक्चर देखा हमने बचपन से कि ये सेल बॉडी है, इससे एक एक्सॉन निकला और छोटे छोटे प्रोसेस निकले, जिसको मैंने डेंड्राइट बोल दिया, राइट। ये हो गया मल्टीपोलर। तो अब हमको फर्दर जब हमारी पढ़ाई करनी है, हमको न्यूरॉन की बेसिस पे, वो मेजरली मल्टीपोलर के ऊपर होता है, क्योंकि देखो बाइपोलर हमने देखा एक रेटिना में है, एक ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम में, राइट। हमने सूडो यूनिपोलर देखा डीआरजी में है, ऊपर से यूनिपोलर देखा वो तो इनवर्टिब्रेट्स में और एम्ब्रियोनिक लाइफ में कुछ कुछ मिलते हैं। तो मेजरली मेरी बॉडी में न्यूरॉन्स हैं कैसे? तो दे आर ऑफ मल्टीपोलर टाइप, तो इसीलिए हम पढ़ेंगे। अब मल्टीपोलर के बारे में अगर हम पढ़े तो हमने एक चीज़ तो देखा कि सब में कॉमन था, दैट इज सेल बॉडी। तो अब मल्टीपोलर न्यूरॉन को क्लासीफाई कैसे करेंगे? स्ट्रक्चर के बेसिस पे। तो एक तो सेल बॉडी है, दूसरा हमने देखा कि कुछ 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 ऐसे डंडे जैसे निकल रहे हैं। तो ये डंडे जैसे निकलने को, इसको हमने पोल बोला था, प्रोसेस बोला था, तो हमने इसको क्लासीफाई कर दिया, ठीक है। कैसे? एक तो सेल बॉडी का दूसरा नाम स्टोमा या पेरिकैरियन, और दूसरा हमने देखा था प्रोसेस, न्यूराइट या पोल। अब हमने पोल भी दो तरह के देखे थे, एक तो जो लंबा सा डंडा निकल रहा है दैट इज एक्सॉन, और बाकी इसके अलावा जितने भी छोटे 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 पोल्स हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज डेंड्राइट, ठीक। अब थोड़ा सा मुझे न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को, क्योंकि हम 7th 8th 9th की बुक तो पढ़ नहीं रहे, हम पढ़ रहे फिजियोलॉजी, तो मुझे थोड़ा सा न्यूरॉन के और अंदर जाना है ताकि मैं न्यूरॉन के बेसिक स्ट्रक्चर को और अच्छे से समझ सकूं। तो सेल बॉडी तक तो ठीक था काजल दी काम, कि अच्छा ये सेल बॉडी है, ये हेयर लाइक प्रोजेक्शन है, तो ये क्या है? डेंड्राइट है। बट अब यहाँ पे ना कुछ ट्विस्ट आता है। देखो ये मेरा सेल बॉडी है, ठीक है, बट अब ये सेल बॉडी ना यहाँ पे लीन हो रहा है, तभी तो जाके एक्सॉन बनाएगा। तो ये जो लीन हो रहा है, ये जहाँ पे, इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सॉन हिलॉक। अब ये कंफ्यूजन क्यों क्रिएट करता है? क्योंकि ये पार्ट सेल बॉडी का है, ये स्ट्रक्चर सेल बॉडी का है, बट इसको जो नाम दिया गया है वो है एक्सॉन हिलॉक। तो एक्सॉन हिलॉक एक्चुअल में एक्सॉन का पार्ट नहीं है। एक्सॉन हिलॉक किसका पार्ट है? सेल बॉडी का पार्ट है। बढ़िया, गॉट इट। नाउ आता है हमारे पास दूसरा। तो एक्सॉन का फर्स्ट पार्ट क्या है काजल दी? तो एक्सॉन का फर्स्ट पार्ट जिसको हम बोलते हैं दैट इज इनिशियल सेगमेंट। इनिशियल सेगमेंट वो पार्ट होता है एक्सॉन का जो कि सेल बॉडी से स्टार्ट हुआ, और जो फर्स्ट माइलिन शीथ है उसके बीच में जो एक्सॉन का पार्ट है, इनिशियल सबसे पहला पार्ट है, उसको हम इनिशियल सेगमेंट बोलते हैं। अब एक माइलिन और दूसरे, अब समझो यहाँ के बाद अगर मैंने माइलिन शीथ यहाँ 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 बनाया तो ये इनिशियल सेगमेंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये एक्सॉन नहीं था और ये सेल बॉडी नहीं था। तो सेल बॉडी के एंड होने के प्रोसेस है, सेल बॉडी जहाँ पे एंड हुआ और जहाँ पे एक्सॉन स्टार्ट हुआ से लेकर के माइलिन शीथ के तक जो एरिया है उसको हम इनिशियल सेगमेंट बोलते हैं, ठीक है। अब एक्सॉन आगे जाता है और एक्सॉन आगे जाके बनाता है एक्सॉन टर्मिनल, ठीक है, जहाँ पे टर्मिनल मतलब खत्म। तो एक्सॉन जहाँ पे खत्म हो रहा है वो एक्सॉन टर्मिनल बनाते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? साइनेप्टिक नॉब या बटन
फिर ये बटन में बहुत सारे केमिकल्स हैं जिसको हम न्यूरोट्रांसमीटर्स बोलते हैं। फिर न्यूरोट्रांसमीटर्स के फर्दर आगे जो चीज़ है वो हम आगे देखेंगे, बट फिलहाल मेरे स्ट्रक्चर के लिए ये इंपॉर्टेंट था। अब मैं सेल बॉडी की बात करूँ सबसे पहले, ठीक है। हमने हर चाहे यूनिपोलर देखा था चाहे मल्टीपोलर देखा था, एक चीज़ जो कांस्टेंट थी वो थी सेल बॉडी। अब सेल बॉडी क्यों ज़रूरी है? तो सेल बॉडी एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें जो जितने भी बेसिक ऑर्गेनेल है ना हमारी बॉडी में वो सब प्रेजेंट है, ठीक है। चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया हो, गोल्गी बॉडी हो, न्यूक्लियस हो, ठीक है, साइटोप्लाज्म हो, ये चार तो हमारे हर सेल में प्रेजेंट है। अब यहाँ पे ना एक चीज़ नहीं होता, वो है सेंट्रियोल। सेंट्रियोल नहीं होने की वजह से ही क्या होता है, न्यूरॉन्स डिवाइड नहीं होते, न्यूरॉन्स में रीजनरेशन की कैपेसिटी नहीं होती, या न्यूरॉन्स ग्रो नहीं होते, मल्टीप्लाई नहीं होते, बिकॉज दे डोंट हैव सेंट्रियोल, ठीक। अब यहाँ पे एक अलग सा स्ट्रक्चर हमने पढ़ा, दैट इज निजल ग्रैन्यूल्स। तो निजल ग्रैन्यूल्स क्या है? निजल ग्रैन्यूल्स कुछ नहीं है, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं दिख रहा ना कहीं, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फ्रेगमेंट्स है, छोटे छोटे स्ट्रक्चर में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने अपने आप को एक स्ट्रक्चर दे दिया है और हमने उसको नाम दे दिया निजल ग्रैन्यूल्स। ये करेगा क्या? अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसका मेन काम क्या था, प्रोटीन सिंथेसिस, तो ये क्या करवाएगा, प्रोटीन सिंथेसिस। बाकी माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी, गोल्गी बॉडी प्रोटीन का मॉडिफिकेशन, न्यूक्लियस पावर हाउस या न्यूक्लियस घर है, उसका सेंटर है, साइटोप्लाज्म तो चाहिए हमको सेल के स्ट्रक्चर के लिए, राइट। अब आते हैं हमारे पास इस पर्टिकुलर सेल बॉडी में क्या क्या चीज़ है। सबसे पहले तो न्यूक्लियस जो कि पूरा का पूरा सेंटर है, फंक्शन कंट्रोल कर रहा है सबका, राइट, तो न्यूरॉन का फंक्शन कंट्रोल कर रहा है। इसके अलावा दूसरा मेरे पास है नेजल ग्रैन्यूल्स जो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ही फ्रेगमेंट है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन गए, प्रोटीन बना, प्रोटीन सिंथेसिस हुआ अच्छे से, फिर वो गोल्गी बॉडी में गया, मॉडिफिकेशन हुआ, वो अलग चीज़ है। सिंथेसिस करवाना प्रोटीन का ये नेजल ग्रैन्यूल्स का काम है। और ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये सेल बॉडी के साथ डेंड्राइट्स में भी प्रेजेंट होते हैं। बहुत बार ये क्वेश्चन हमको एमसीक्यू में दे देते हैं कि नेजल ग्रैन्यूल्स क्या सिर्फ सेल बॉडी में प्रेजेंट है, तो नहीं, नेजल ग्रैन्यूल्स सेल बॉडी में भी प्रेजेंट होते हैं और सेल बॉडी के साथ ये डेंड्राइट्स में भी प्रेजेंट होते हैं। ये हो गया हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। नाउ कम टू थर्ड इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो कि हम अभी इसमें ही देख रहे थे, ओके, इसमें ही देख रहे थे, दैट इज डेंड्राइट्स। तो डेंड्राइट्स क्या है? अब डेंड्राइट्स आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। ये कुछ ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है, ये मेरा एक सेल बॉडी है, इससे कुछ ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर दिखे, ये डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स की खासियत क्या है? देखो, जब हमने न्यूरॉन बनाया था ना, तो हमने कुछ ऐसा एक एक्सॉन बनाया था और एक्सॉन जा करके एंड हो रहा था। अब ये एक्सॉन में जो इन्फॉर्मेशन है वो दूसरे एक्सॉन तक कैसे पहुंचेगा, राइट। इस एक्सॉन, एक एक्सॉन में जो इन्फॉर्मेशन है, एक न्यूरॉन में जो इन्फॉर्मेशन है, वो दूसरा न्यूरॉन कैसे रिसीव करेगा? उसको रिसीव करने के लिए जैसे एंटीना होता है ना टीवी का, रेडियो का, वैसे ही हमारे पास सेल में डेंड्राइट्स होते हैं। तो ये क्या है हमारे पास? रिसीविंग एंड है स्टिमुलस का। अब बात करते हैं एक्सॉन का। तो एक्सॉन में हमने पहली स्ट्रक्चर में देखा था, सबसे पहला मिसनोमर जो होता है दैट इज एक्सॉन हिलॉक। एक्सॉन हिलॉक इज नॉट द पार्ट ऑफ किसका? एक्सॉन, इट इज अ पार्ट ऑफ सेल बॉडी। तो ये क्या है? इट इज अ पार्ट ऑफ सेल बॉडी जिसके आगे, जिसके बाद एक्सॉन बनेगा, इसलिए ये इसको आप कैसे बोल सकते हो कि इट इज अ मिसनोमर। बढ़िया, ठीक। दूसरा आया मेरे पास इनिशियल सेगमेंट। तो हमने बोला था कि एक्चुअल में जो पहला पार्ट सेल बॉडी के बाद एक्सॉन का बनता है उसको हम इनिशियल सेगमेंट बोलते हैं। और इनिशियल सेगमेंट क्या है? एक्सॉन हिलॉक से लेकर के माइलिन शीथ के बनने तक, माइलिन शीथ तक जो एरिया है, जो पार्ट है, उसको हम इनिशियल सेगमेंट बोलते हैं। अब यहाँ पे एक और क्लासिफिकेशन आया, ठीक। हमने माइलिन शीथ देखा, हमने अलग अलग न्यूरॉन के स्ट्रक्चर देखे। अब हमको देखना है कि दो तरह के न्यूरॉन्स हो सकते हैं, एक तो जिसमें माइलिन हो, दूसरा ऐसा भी तो न्यूरॉन हो सकता है जिसमें माइलिन हो ही ना। तो माइलिन होना बेनिफिशियल है क्या, खराब है क्या, क्या एडवांटेज, क्या डिसएडवांटेज, इसके बेसिस पे भी क्लासिफिकेशन किया गया कि दो तरह के न्यूरॉन है मेरे, एक है माइलिनेटेड और दूसरा है नॉन माइलिनेटेड। अब माइलिनेटेड को फास्ट कंडक्शन बोलते हैं, नॉन माइलिनेटेड को स्लो कंडक्शन बोलते हैं। अभी समझते हैं क्यों ऐसा है। देखो, तुम्हारे पास ये है एक न्यूरॉन, ठीक, और यहाँ पे लगा है माइलिन शीथ। अब ये माइलिन शीथ क्या करता है? माइलिन शीथ है क्या? फैट का बना हुआ स्ट्रक्चर है। फैट क्या है? इलेक्ट्रिक का
इंसुलेटर है, इंसुलेटर होते हैं फैट्स, ठीक है। तो अब मेरा इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आ रहा है, यहाँ मिल गया उसको इंसुलेटर, तो इंसुलेटर से तो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन होगा नहीं, तो ये क्या करेगा, यहाँ से जंप करेगा और आ जाएगा फिर से खाली जगह में, फिर से आ जाएगा खाली जगह में। तो बस इंसुलेटर को स्किप करते जाना है, स्किप करते जाना है, उस एरिया से कूदते जाना है, कूद करके आगे जाना है, कूद करके आगे जाना है। ये काम करता है माइलिनेटेड न्यूरॉन्स में, जो हमारे इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस होते हैं, ठीक। तो इसमें जंपिंग ऑफ इम्पल्स देखने को मिलता है। वाइल जो नॉन माइलिनेटेड है वो मस्त एकदम, एक बंदा है जो कि स्लो मोशन में गाने सुनते सुनते वॉक पे जा रहा है, इसका रास्ता एकदम क्लियर है, रोड बिल्कुल साफ है, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई वो नहीं, तो अपनी धुन में मस्त जा रहा है, तो दैट इज अलोंग द लेंथ ट्रेवल करता है नॉन माइलिनेटेड स्ट्रक्चर। अब वही मैंने आपको समझाया ना कि माइलिन है क्या, माइलिन फैट का ही बना हुआ स्ट्रक्चर है, तो फैट हमारा इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर होता है, इसीलिए ये सॉल्टेटरी कंडक्शन इसको बोलते हैं, जंपिंग कंडक्शन, सॉल्टेटरी कंडक्शन, जो भी आप बोल सको, इसको ये बोलते हैं, ठीक है। अब एक स्ट्रक्चर मेरे पास आता है नोड ऑफ रैनवियर। क्या है, रणवीर नहीं है, रैनवियर है, ठीक है। ये है क्या, तो मैंने ये एक्सॉन बनाया था, इसमें मैंने माइलिन शीट बनाया था, इसमें मैंने माइलिन शीट बनाया, इसमें मैंने माइलिन शीट बनाया, बढ़िया, ठीक है। अब ये जो मेरा इलेक्ट्रिकल इम्पल्स था ये यहाँ आया, यहाँ से जंप हुआ, यहाँ आया, यहाँ से जंप हुआ, यहाँ आया, तो ये जो मेरा जंपिंग हो रहा है, ये जो इंसुलेटर को छोड़ करके, तो वो एरिया, ये वाला एरिया, ये पूरा जहाँ पे माइलिन शीट नहीं है, दो माइलिन शीट के बीच में जो मेरा स्पेस बचता है, उसको हम नोड ऑफ रैनवियर बोलते हैं, ठीक है। तो पार्ट ऑफ एक्सॉन जिसमें माइलिन नहीं है, या बोलते हैं गैप बिटवीन टू माइलिनेशन, करेगा क्या, सॉल्टेटरी कंडक्शन में हेल्प कर रहा है, इम्पल्स कूदेगा, जाएगा कहाँ, तो उस पर्टिकुलर एरिया में इम्पल्स जम करके एक यहाँ पे इम्पल्स ए पॉइंट से जम करके बी पॉइंट तक आएगा, बी से सी तक जाएगा, तो ये हमारे पास है सॉल्टेटरी कंडक्शन मदद करता है, और इसीलिए ये इसको फास्टिंग कंडक्शन बोलते हैं, बढ़िया। अब आता है, हमने देखा था वहाँ पे एक्सॉन में हमारे पास एक्सॉन टर्मिनल था, या इसको साइनेप्टिक टर्मिनल के नाम से बनता है, तो ये मेरा एक्सॉन था बढ़िया सा। अब ये एक्सॉन को ख़त्म होना है, ठीक है, तो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाता है, इसको हम एक्सॉन टर्मिनल बोलते हैं, ठीक है। अब ये एक्सॉन टर्मिनल में आगे हमको पता चलेगा कि ये जो मेरे हैं, ये मेरे क्या है, साइनेप्टिक बटन या साइनेप्टिक नॉब, जिसका मेन इंपॉर्टेंट कहाँ रोल है मेरे पास, एनएमजे में, बढ़िया। अब आते हैं फैक्टर्स जो कि मेरे नर्व कंडक्शन को अफेक्ट कर रहे हैं। तो माइलिनेशन, हमने देखा माइलिन अगर शीथ प्रेजेंट है तो नर्व कंडक्शन वेलोसिटी ज़्यादा होगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास हो रहा है सॉल्टेटरी कंडक्शन, बढ़िया। साइज ऑफ न्यूरॉन, तो अगर डायमीटर जो है न्यूरॉन का, एक्सॉन का, अगर वो बड़ा है तो नर्व कंडक्शन वेलोसिटी भी ज़्यादा होगी। टेम्परेचर अगर ज़्यादा है तो नर्व कंडक्शन वेलोसिटी ज़्यादा होगी। तो आपको बस ये याद रखना है कि जो तीनों फैक्टर्स हैं, चाहे वो माइलिनेशन हो, डायमीटर हो और टेम्परेचर हो, ये तीनों के ज़्यादा रहने से मेरा जो नर्व कंडक्शन वेलोसिटी है वो ज़्यादा होगा, ठीक। तो अभी तक हमने क्या क्या क्लासिफिकेशन देख लिया, पोल के बेसिस पे देख लिया, राइट, हमने इसके अलावा स्ट्रक्चर के बेसिस पे देख लिया। अब हमारे पास दो इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन बचते हैं, एक है फंक्शनल क्लासिफिकेशन और दूसरा है जोन ऑफ न्यूरॉन पे क्लासिफिकेशन। तो फंक्शनल क्लासिफिकेशन में क्या है, दो तरह के न्यूरॉन होते हैं, बेशक दो ही तरह के तो होंगे, एक मोटर और एक सेंसरी। अब समझते हैं मोटर और सेंसरी क्या है। पहले समझते हैं सेंसरी। तुम्हें किसी ने पिन चुभाया, ठीक, और तुमको अचानक से लगा कि पिन चुभा, तुमने हाथ झटका, तो ये पिन चुभाने का सेंसेशन जो ब्रेन तक लेके जा रहा है जो न्यूरॉन, इसको हम सेंसरी बोलते हैं। तो जो पर्टिकुलर मेरे पेरिफेरल ऑर्गन से, है ना, मेरे अलग अलग सेंसरी ऑर्गन से जो मेरे स्टिमुलस को लेके जा रहा है ब्रेन तक, उसको सेंसरी बोलते हैं, या इसको एफरेंट न्यूरॉन भी बोलते हैं, ठीक है। और जो ब्रेन से सिग्नल वापस लेकर के आ रहे हैं उसको हम मोटर न्यूरॉन बोलते हैं, या इसको हम इफरेंट बोलते हैं, या ई मतलब ऐसे भी याद कर सकते हो, ई मतलब एग्जिट, तो ब्रेन से इसका क्या हो रहा है, एग्जिट, ठीक, ऐसे याद कर सकते हैं। तो ये ब्रेन से आउटपुट लेकर के आएगा। अब एक क्लासिफिकेशन आता है जोन ऑफ न्यूरॉन्स का, जोन के बेसिस पे क्लासिफिकेशन, जोन ऑफ न्यूरॉन पे। तो 4 जोन है मेरे न्यूरॉन के। सबसे पहले हमने देखा था, जब हम न्यूरॉन देख रहे थे तो हम यहाँ स्ट्रक्चर बनाते हैं, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हमने देखा था, राइट, कुछ ऐसा देखा था अगर बेसिक देखे तो। सबसे पहला जोन क्या है, रिसेप्टर जोन। तो ये जो हमने ऊपर जब डेंड्राइट पढ़ा था तो हमने देखा था क्या करते हैं, ये स्टिमुलस को
रिसीव करेंगे। तो मेरे रिसेप्टर्स तो कौन हो गए, डेंड्राइट। अब दूसरा साइट ऑफ ओरिजिन एंड कंडक्शन ऑफ इम्पल्स, जो कहाँ हो रहा है मेरे पास, पूरे के पूरे सेल बॉडी में। बढ़िया। अब जोन ऑफ ऑल और नन, ऑल और नन कहाँ होगा, एक्सॉन में, कि अगर स्टिमुलस थ्रेशोल्ड के बराबर है तो सिग्नल जाएगा, अगर स्टिमुलस थ्रेशोल्ड से कम है सिग्नल नहीं जाएगा, खत्म। ज़्यादा है कम है कैसा है, अगर मेरा 100 स्टिमुलस है, ठीक है, 100 मेरा थ्रेशोल्ड है, तो तुम 150 भी दे दो तो भी जाएगा, 200 दे दो तो भी जाएगा। बट अगर मेरा 100 थ्रेशोल्ड है और तुमने 99 दे दिया तो भी नहीं जाएगा, 99.9 भी दे दिया तो भी नहीं जाएगा। इट्स सिंपल कि अगर तुमने थ्रेशोल्ड दिया तो आगे स्टिमुलस जाएगा, अगर थ्रेशोल्ड तक नहीं पहुंचा स्टिमुलस नहीं जाएगा, खत्म। फिर आता है चौथा जोन, दैट इज जोन ऑफ सिक्रीशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। तो जो हमने यहाँ पे देखा था, इसको अगर हम इरेज करें, ठीक है, इसको अगर हम इरेज करें तो हमने यहाँ पे देखा था कि यहाँ पे ना मेरे पास क्या थे काजल दी, साइनेप्टिक बटन्स थे ऐसे, ठीक है, साइनेप्टिक नॉब थे, ठीक। ये जो साइनेप्टिक नॉब है मैंने आपको बताया था, इसमें होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स, ठीक है, ये न्यूरोट्रांसमीटर फर्दर आगे सिग्नल भेजेंगे। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, जोन ऑफ सिक्रीशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, साइनेप्टिक नॉब बोल दो, साइनेप्टिक टर्मिनल बोल दो, एक्सॉन टर्मिनल बोल दो। तो हमने स्ट्रक्चर के बेसिस पे भी 4 स्ट्रक्चर देख लिए, एक डेंड्राइट वाला रिसेप्टर जोन, दूसरा ओरिजिन और कंडक्शन ऑफ इम्पल्स वाला जोन, तीसरा एक्सॉन वाला जोन जिसको ऑल और नन जोन बोलते हैं, और चौथा एक्सॉन टर्मिनल वाला जोन जिसको हम सिक्रीशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर वाला जोन बोलते हैं। तो ये था पूरा का पूरा आई गेस एक्सॉन के बारे में, या जितना भी हमने बेसिस ऑफ न्यूरॉन है उसके बारे में। ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि अगर हम ये समझ जाएंगे तो जो मेरा आने वाला आगे का जितना भी लेक्चर है, जितना भी कॉन्सेप्ट है, वो समझना थोड़ा सा ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।